घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी कविता अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। विवेक अंदर आता है। सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे माता पिता ने जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ और हाँ, वहीं सो जाना। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कितने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगीं। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस बदसूरत लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मैं तो अपने विवेक की शादी किसी सुंदर लड़की से करवाऊंगी। अरे वो तो सब बाद में, अभी तो पैसों का मजा लो और इसे नौकरानी की तरह काम करने दो। कविता को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये लोग कितनी मीठी बातें कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग रूप के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़ी चारपाई पर बैठकर रोने लगी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। बहू, अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पगफेरे के लिए आज ही ले जाएंगे। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई नहीं कर सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। कविता चुपचाप ऊपर जाकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम तक उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। कविता को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह अपने आप को हल्का महसूस करती है। तभी वह देखती है कि सामने उसका ही शरीर पड़ा हुआ है। वह अब एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। अब वह सीधे अपनी ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सास ससुर विवेक को जेवर और पैसे दिखा रहे थे। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा बढ़ती जाती है। दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। विवेक के फोन पर कॉल आता है। वह सुनकर सन्न रह जाता है। कविता के पापा का फोन आया था। वो बुरी तरह रो रहे थे। कविता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अच्छा हुआ, खुद ही पीछा छूट गया। चलो अब वहाँ चलते हैं, कुछ दिन बाद तेरी पसंद की लड़की से शादी कर तीनों दूंगी। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की रोशनी धीमी होने लगती है। अरे खिड़की खोलो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद तीनों है। दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। तभी पलंग पर रखे नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। तीनों डरकर खिड़की की ओर भागते हैं, लेकिन वह भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरने लगता है। विवेक अपने माता पिता को नीचे बिठाता है और खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी किसी ने विवेक का पैर पकड़कर खींचा। विवेक गिर पड़ा और उसके सिर में गहरी चोट लगी। उसके माता पिता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक छटपटाने लगता है। तभी खिड़की के पास सफेद कपड़ों में कविता खड़ी दिखाई देती है। वह जोर जोर से हंस रही थी। कविता ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर गया था। इधर विवेक बेहोश हो चुका था। कविता उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। कुछ देर तक विवेक पैर पटकता रहा, फिर उसने दम तोड़ दिया। यह सब देखकर विवेक के माता पिता बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन कविता की आत्मा अब अपने अगले शिकार, अपने सास ससुर को मारने के लिए बढ़ चली थी।